हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे फिफ्थ चैप्टर। आज हम फिफ्थ चैप्टर में लास्ट टॉपिक पे पहुँचे हैं, जिसमें हमें जानना है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जो मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो वैसे तो आपने प्रॉपर्टी जान ही लिया था कि इसमें मतलब इनकी इंपॉर्टेंस पता चल गए थे आपको कि हाइड्रोजन का पोजीशन पता हुआ, इनर्ट हाइड्रोजन गैस के बारे में क्लियर हो गया। फिर क्लैरिफिकेशन हो रहा था नोबेल गैस के बारे में, एल्थेनाइड लैक्टेनाइड को एक परफेक्ट पोजीशन मिला और मेटोलाइट के लिए भी एक अलग पोजीशन फिक्स रहा। तो ये सारी चीज़ इसमें इसके इम्पोर्टेंस में आपने पढ़ चुके हैं। तो आज जानते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस 20 से आते हैं, है ना। तो देखो, अगर पीरियड में ध्यान रखना बच्चों, अगर ग्रुप में हम क्या करते हैं, ग्रुप में अगर हम इस तरीके से पीरियड जो आपको मिल रहा है 1 से लेके 7 तक, ठीक है। तो अगर हम पीरियड में अप टू डाउन की ओर जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मूव करते हैं, ठीक है, अप टू डाउन मूव करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितने हैं, 1 है, तो उसमें 1 सेल बने। लिथियम की 3 हैं, सोडियम के 11 हैं। तो ऐसे सेल कंटिन्यू क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो अगर सेल बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेल में अगर इंक्रीजिंग हो रही है तो जाहिर है ना, एटॉमिक साइज धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं। जैसे कि सपोज हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस, और फिर एक 1 सेल एंड, तो एटॉमिक साइज इतना हुआ। उसी तरीके से अगर मैं सोडियम का देखूं तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, फिर सेकंड सेल, और उसके बाद ये 8 हो गया, और लास्ट आया थर्ड सेल लास्ट। तो देखो, इसके एटॉमिक जो साइज है वो इतना बड़ा है ना, छोटा, और इसका एटॉमिक साइज बढ़ गया। तो धीरे धीरे जब हम क्या करते हैं कि ग्रुप में या पीरियड में हम अप टू डाउन जाते हैं, है ना, अप टू डाउन जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी प्रॉपर्टी में कि जब हम लोग पीरियड में अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है। सेकेंड, जब हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट, है ना, सॉरी, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्रेस्ड करने लगते हैं। तो ध्यान में रखना कि इस तरीके से जब यहाँ से हम इधर मूव करने लगते हैं तो इनमें भी क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, मतलब इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से या नॉन मेटल की वजह से इनमें भी डिक्रीजिंग जैसे दिखाई देते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के जितने भी वो है नॉन मेटल हैं तो इलेक्ट्रॉन वो लॉस करते हैं, तो इनके साइज क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोगों को एटॉमिक साइज से रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है आयनिक सॉरी आयनिक एनर्जी। तो आयनिक एनर्जी की बात करूं तो अब हम पीरियड में अगर अप टू डाउन मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा जो आयनिक एनर्जी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज की बात कर रही हूँ तो कैसे, अब आयनिक एनर्जी क्या है, आयनिक एनर्जी को समझना बहुत ईजी है। देखो, अगर सपोज हम न्यूक्लियस को मान लेते हैं आपके पेरेंट्स, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सपोज पेरेंट्स है। अब जैसे मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, और फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पेरेंट्स के एक ही चाइल्ड, 1 चाइल्ड, ठीक है, 1 चाइल्ड। तो ये पेरेंट्स एक ही चाइल्ड है, तो ये पेरेंट्स का फोकस और कंटिन्यू, है ना, प्रोटेक्शन इसके पास रहेगा, बहुत ही पास है।
तो कोई भी दूसरा अगर इसको किडनैप करना चाहे, कोई और एटम, ठीक है, कोई और एटम इसको अट्रैक्ट करना चाहे, इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहे या फिर इसे किडनैप करना चाहे, तो वो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स बहुत ही पास में हैं, तो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये पेरेंट्स हो गया, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल मतलब इनके टोटल 11 चाइल्ड हैं, तो लास्ट चाइल्ड क्या है, अकेले बहुत दूर अलग सेल में रह रहा है, ठीक है। तो इस सेल से अगर कोई दूसरा एटम है ना, एन अदर एटम अट्रैक्ट विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा कि ये जो एटम है, ठीक है, ये एटम इसको ईजिली अट्रैक्ट करके, मतलब चॉकलेट वॉकलेट दिखाया, आजा बच्चा आजा, हम लोग कहीं और चलते हैं, और इसको ईजिली क्या कर लेगा, किडनैप कर लेगा। तो क्योंकि क्या है, ये पेरेंट्स इस बच्चे से है ना, इस चाइल्ड से क्या है, बहुत ही दूर है, तो आयनिक एनर्जी क्या हो रही है, मतलब न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है जब सेल्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते। तो अब इनमें एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस की जो आयनिक एनर्जी है वो क्या है, डिक्रीज हो गई ना, क्योंकि ये सेल बढ़ गया। तो इस बच्चे पे उतना ध्यान नहीं है, तो इसको ईजिली हम लोग किडनैप कर सकते हैं, इनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया, है ना, क्योंकि इनका ध्यान पूरे 10 बच्चों में बिजी है ना। तो आयनिक एनर्जी क्या हो रहा है, आयनिक एनर्जी वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे एटम के साइज क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, एटम के साइज इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव आयन है, उन दोनों के अट्रैक्शन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अब समझ आया कि जब हम लोग पीरियड में अप टू डाउन की ओर चलते हैं तो एटम के साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होंगे ना, तो आयनिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से लास्ट प्रॉपर्टी आपकी बोलते हैं बच्चे कि लास्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम लोग ग्रुप में मतलब या पीरियड में लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो लेफ़्ट तरफ हमेशा मेटल, फिर धीरे धीरे जब मूव करते हैं तो मेटल से मेटलाइड, और फिर जब हम लोग पूरे राइट में राइट तरफ ग्रुप में या पीरियड में आ जाते हैं तो उस तरफ हमको टोटल नॉन मेटल दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट तरफ मेटल है, फिर मूव करते जा रहे हैं, मेटलाइड आ गया, मेटलाइड से फिर मूव करते जा रहे हैं तो नॉन मेटल आ गया। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं। अब आपको प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया है। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन समझाया हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आपको फिर से करना है बच्चों, एक बार प्रैक्टिस करके देखना है। जैसे कि आपका लिथियम है, तो लिथियम तो आपको आप बाऊ मालूम है, तो लिथियम होता है 3, मतलब कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1s2 और 2s1। तो इस फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, s है तो 1 सेल बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 1, तो ये हो गया। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ले नहीं सकता। अब इसी तरीके से आपको करना है मैग्नीशियम का 12। मैं एक बता देती हूँ, बाकी आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देखिए और सेल्फ करके देखिए। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो इसमें 12 है, मतलब 12 चाइल्ड हैं। तो फर्स्ट 1s2, 2s2, 2p में बताई थी मैं, 3 सेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 हो गए, 2 2 4 6, फिर 3s2। अब ब्लॉक बना लो, s में 1 ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, s में 1 ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन 2, फिर p में 3 ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हो गए, फिर 3s में 2, तो ये 10 हो गए, और 11 12, ख़त्म हो गया इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन।
तो इस तरीके से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बाउ के हिसाब से जो नील बोर ने नया थ्योरी दिया था उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से। तो आपको ऐसे ही कार्बन 6 या नाइट्रोजन 7 इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डॉट के भी बना के देखो, डॉट स्ट्रक्चर में भी, और ऐसे भी बना के देखो, ईजी लगेगा, ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो इंटरनल क्वेश्चन जो आते हैं वो आप सॉल्व कर पाओगे। गुड लक।